हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम डेविडसन का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसमें हम फीवर और पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन दो टॉपिक्स को देखेंगे। ये दोनों टॉपिक्स हमारे 10-12 मिनट में कवर आएंगे हो जाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा इनको समझने में। मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि एक एक दो दो बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको एग्जाम में भी काम आएगा और जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें क्लिक करने लगेंगी। देखिए फीवर होता क्या है। फीवर का मतलब मेन जो होता है हम कि बॉडी का जो थर्मोस्टेट है यानी एक फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पे बॉडी रहना चाहती है वो बढ़ जाता है उसका सेट पॉइंट। तो हाइपोथैलेमस इंटेंशनली टेम्परेचर को ऊपर सेट करता है क्योंकि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जिसको हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। अगर कोर टेम्परेचर इवन 37.2 डिग्री भी हो जाए मॉर्निंग में या थोड़ा और भी बढ़ जाए इवनिंग में थोड़ा और बढ़ जाए तो इसको हम फीवर कहते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है हाइपरथर्मिया और फीवर में क्या फर्क होता है। दोनों में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन फीवर एक रेगुलेटेड राइज होता है, बॉडी का सेट पॉइंट बढ़ता है। बॉडी कहती है पूरी बॉडी हम इतने टेम्परेचर में। हाइपरथर्मिया अनरेगुलेटेड राइज होता है। जैसे आप एकदम क्या कहते हैं मई जून की धूप में स्टेडियम में चले जाएं मैच देखने तो वो जो होगा वो हाइपरथर्मिया होगी। ठीक है ना, बॉडी का सेट पॉइंट सेम रहता है। बॉडी की टेंडेंसी ये है कि फटाफट अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे वापस आओ। फिर हम पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में फीवर होता कैसे है। देखिए इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने पर मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसी रिलीज करते हैं पायरोजेंस। तीन पायरोजन हमारे लिए एग्जाम इंटरेस्ट में है, IL-1, IL-6 एंड TNF अल्फा। और ये जाके हाइपोथैलेमस में से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 निकालते हैं। जो हमने देखा था कि इन्फ्लेमेशन में के वो है खासकर स्पेसिफिकली PGE2 बनाते हैं। तो इससे बॉडी का ना सेट पॉइंट बढ़ जाता है और बॉडी शिवरिंग करके टेम्परेचर को नए लेवल तक ले जाती है। तो फीवर कैसे होता है ये हमने समझ ही लिया। तो बेसिक आपको क्या समझना है, फीवर देखिए आपका एनिमी नहीं है, वो बॉडी का एक डिफेंस है। क्योंकि बॉडी के हिसाब से या फिजियोलॉजिकली भी माइक्रोब्स हीट में सर्वाइव नहीं करते। तो बॉडी एक तरीके का हीट वेव छोड़ती है जिससे कि वो खत्म हो जाए। तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। अच्छा कॉमन कॉजेज क्या होते हैं फीवर के। सबसे पहले होता है इन्फेक्शियस, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो टाइफाइड या टीबी की वजह से होता है। ठीक है ना। और वायरल फीवर होता है हमें डेंगू या कोविड की वजह से। और पैरासाइटिक रीजंस की वजह से मलेरिया होता है। अच्छा इन्फ्लेमेटरी रीजंस क्या हो सकते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, SLE, वैस्कुलाइटिस। इन तीनों ही डिजीज में भी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन रहता है, उसकी वजह से बॉडी फीवर देती रहती है। फिर आगे हमारे न्यूप्लास्टिक कॉजेज जो हमारे सीवियर डिजीज होते हैं जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और जो ट्यूमर के पायरोजेंस होते हैं डिजीज को कॉज करते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड क्या होता है, एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी सीजर ड्रग्स हो गई हैं, सल्फर ड्रग्स हो गई, ये भी बॉडी में फीवर लेके आती है। फिर मिसलेनियस अगर हम देखें तो थायरोटॉक्सिकोसिस मिलेगा, TBT मिलेगा, हेमाटोमा मिलेगा या पोस्ट एमआई फीवर मिलेगा। तो ये एक मिसलेनियस रीजंस है। मेजरली ऊपर की कैटेगरीज में सारा फीवर कवर हो जाता है। टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ फीवर क्या है, पैटर्न से आपको हमेशा कॉज का क्लू मिलेगा। ठीक है ना, और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। कंटिन्यूस फीवर आपको मिलेगा टाइफाइड और UTI में। इसमें जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहेगा, उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन मिलेगा। फिर हो गया हमारा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर आपको एंडोकार्डाइटिस में मिलेगा। इसमें डेली वेरिएशन ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है बट कभी नॉर्मल नहीं होता। अच्छा फिर थर्ड इज हमारा इंटरमेंट। अच्छा एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अब हम क्योंकि मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो मैं ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहा हूँ कि जितने टर्म्स हैं एंडोकार्डाइटिस और ये टेक्निकल टर्म्स हैं हमने पुराने सालों में किए हुए हैं। तो इनकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए लेट्स कंटिन्यू। इंटरमिटेंट फीवर सबको पता है मलेरिया में मिलता है। फीवर आता है और फिर नॉर्मल हो जाएगा फिर दोबारा आएगा। तो अच्छा इसी से एक हायर वर्जन होता है स्टेप लैडर, और ये एंट्रिक फीवर होता है जो कि डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा फिर एकदम गिर जाएगा। और ये बहुत इसको ट्रीट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है एंट्रिक फीवर को। पेल एब्स्टीन वीक टाइप का होता है। ये स्पेसिफिकली हमें हॉजकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलता है। और ये इसमें वीक ऑन वीक ऑफ फीवर पैटर्न रहता है, यानी एक हफ्ते आएगा फिर एक हफ्ते नहीं जाएगा। और फिर लास्ट हमारा रिलैप्सिंग। रिलैप्सिंग हमें बोरेलिया डिजीज में मिलता है। इसमें कुछ डेज में फीवर हो जाएगा फिर गैप हो जाएगा फिर फीवर हो जाएगा, यानी कोई सेट पैटर्न नहीं है ना। तो ऐसे में पेशेंट को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है।
अच्छा, एसोसिएटेड सिम्पटम्स और क्लिनिकल क्यूज क्या हैं? देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमेशा आपको चिल्स एंड रिगर्स मिलेंगे, ठंड लग के बुखार आएगा। जो भी जब भी पसीना आएगा तो आप ये समझिए कि जैसे हम भी घर में ही बोलते हैं कि पसीना आ गया, फीवर टूट गया है। फिर रैशेज आपको वायरल फीवर में मिलते हैं, जनरली डेंगू में या मीजल्स में। और अगर लंबा हाई फीवर चल रहा है तो उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को प्यास तो लग नहीं रही और उसको दिन में 3-4 बार जब भी स्वेटिंग का फेज आ रहा है तो उसकी बॉडी से पानी निकल रहा है। तो इसलिए हम उसको इंट्रावेनस आरएल या डीएनएस देते हैं, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। और हेडेक और बॉडी आपको पता है, साइटोकाइनिन्स मैसेंजर जो होते हैं, एंजाइम्स, वो देते हैं। इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे? देखिए, डेविडसन का प्रिंसिपल सिंपल है। हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले आप बेसिक में, मतलब सीबीसी तो एक बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जब भी कोई इन्फ्लेमेशन आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले सीबीसी लगेगी। सीबीसी के साथ ही ईएसआर हो जाता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सीआरपी करा सकते हैं। मतलब आपको स्टेप वाइज जाना है। तो सीबीसी और उसके बाद फिर यूरिन। सीबीसी और यूरिन से बेसिकली सारी कहानी क्लियर हो जाती है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। इनसे आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको अपनी डायग्नोसिस ले जानी है। फिर ज़रूरत पड़ती है तो चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, ब्लड शुगर करा लीजिए। फिर आपको एक थ्योरी मिल गई कि भाई ये बैक्टीरियल है, या वायरल है, या इस वजह से है, तो आप एक टारगेटेड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, जैसे एलएफटी, विडाल, डेंगू ब्लड कल्चर, यूएसजी एब्डोमेन। और इसके बाद आती है थर्ड, एडवांस्ड। ये तभी है जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसमें हम सीटी, एमआरआई, सेरोलॉजी, बोन मैरो, ठीक है ना, बोन मैरो तब करते हैं जब हम पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन देखते हैं। लेकिन ये टेस्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखिए, एक तो प्रैक्टिकली एक्सपेंसिव होते हैं, और इनसे सीटी हुई या एमआरआई हुई तो उसमें पेशेंट का भी तो एक्सपोजर होता है, ठीक है ना। तो हमको इन पर नहीं जाना है, बेसिक लेवल से ही अच्छे डॉक्टर ट्रीट कर लेते हैं। मैनेजमेंट आपको हमेशा सपोर्टिव भी देना है और स्पेसिफिक भी देना है, दोनों देने हैं। और ये दो ऐसी ट्रिक होती है जो आपके सिटी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड एमडी डॉक्टर्स होंगे ना, वो ऐसे ही चलाते हैं सारी वो। तो सपोर्टिव में आपको हाइड्रेशन पे क्या ध्यान रखना है, लाइट क्लोथ्स, टेपिड स्पॉन्जिंग मतलब वही जो आपने देखा होगा फिल्मों में, नर्स पट्टी रखती है ठंडी बुखार उतारने के लिए ना, ठीक है। एंटीपायरेटिक देने हैं, पैरासीटामोल आप दे सकते हैं 500 से 650 mg डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट, 6 घंटे में एक बार, ठीक है। फिर आपको जो एंटीबायोटिक देने हैं वो कॉज के हिसाब से देने हैं। ये नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन है आप उसमें एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीवायरल ड्रग्स देनी है। और यहीं पे आके एक क्या कहना चाहिए, मेडिको और नॉन मेडिको को फर्क पता चलता है। मेडिको इन्वेस्टिगेशन करेगा और वायरस में एंटीवायरल ड्रग ही देगा। और आपको एनएसएड का ओवर यूज अवॉइड करना है, किडनी को हार्म हो सकता है। दूसरा, पेशेंट के सिम्टम्स दब जाएंगे तो आप उसको रूट कॉज को ठीक ही नहीं कर पाएंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक है इसी में, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब फीवर ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका कॉज क्या है। और इसमें क्या है कि एक कंडीशन है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का फीवर, उसको कम से कम 3 हफ्ते रहना चाहिए। और मतलब आपने इवेल्युएट भी कर लिया और 1 हफ्ता लगा के भी इवेल्युएशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम यही बोलते हैं पीयूओ। तो उसका निमोनिक है, हम 4 तरीके कैटेगरी में उसको डालेंगे। इन्फेक्शियस, ये टीबी की वजह से हो सकता है, एप्सिस की वजह से हो सकता है, एंडोकार्टाइटिस की वजह से हो सकता है, टाइफाइड की वजह से हो सकता है। सेकंड हो गया इन्फ्लेमेटरी कॉज उसका, जिसमें हमें एसएलई, आरए, टेम्पोरल अर्थराइटिस। टेम्पोरल आर्टराइटिस का मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो हमारे ब्लड वेसल्स है, स्पेशली जो टेम्पोरल आर्टरी है जो हमारे टेम्पल रीजन पे जाती है कान के ऊपर से, उसमें इन्फ्लेमेशन। फिर आ गया मेलिग्नेंट कॉज, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, रीनल सेल कार्सिनोमा, किडनी का कैंसर। और कुछ मिसलेनियस हो सकते हैं, जैसे कोई ऐसी ड्रग्स ले ली जिसका साइड इफेक्ट हो रहा है, थायरोइडाइटिस हो रहा है, फैक्टिशियस फीवर। कई पेशेंट्स को साइकोलॉजिकली लगता है कि उनको फीवर आ रहा है, लेकिन उनको फीवर होता नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पीओए है, ये दर्शाता है कि पेशेंट को कोई सीवियर प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को अलर्ट करने के लिए बॉडी इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, उस इन्फ्लेमेशन से फीवर हो रहा है। तो पीओए बहुत ही क्या बोलना चाहिए उसको, वार्निंग साइन होता है, और उसको बहुत सीरियसली डायग्नोज करना पड़ता है। एग्जाम को कीज में आपको क्या मिल रहा है देखना है। देखिए, कंटिन्यूस फीवर आपको मिलेगा टाइफाइड में, इंटरमिटेंट मिलेगा मलेरिया में, और रेमिटेंट मिलेगा एंडोकार्टाइटिस में, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया होता है फीवर ग्रेटर देन 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 106 डिग्री हो गया। और इसका
कॉज होता है कि सीएनएस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बॉडी कर रही है और ये बड़ी सीवियर कंडीशन होती है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टेम्परेचर लेंगे तो वो आपको मॉर्निंग और इवनिंग सेम टाइम पे लेना है, ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक्स को कभी भी ब्लाइंडली नहीं देना है। आपको पेशेंट की टेस्ट करना है कि उसको किस एंटीबायोटिक की जरूरत है, तभी देना है, ठीक है। तो एक समरी हम देख लेते हैं। फीवर कभी भी डिजीज नहीं होता, वो बॉडी की तरफ से मैसेज होता है, और आपकी एज ए फिजिशियन ड्यूटी ये है फाइंड आउट करना कि वो कह क्या रहा है, ठीक है। थिंक वेयर फ्रॉम, व्हाई, व्हाट पैटर्न, व्हाट नेक्स्ट, ये बेसिक वो है। एंड आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। तो आप, मतलब ये सीरीज तो ऐसी है कि कोई नॉन मेडिको भी देखेगा उसको भी मजा आएगा, तो प्लीज इंजॉय करिए सीरीज को, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में। थैंक यू।